हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 6। लास्ट मेरे पार्ट 5 में हमने देखा था सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड एंगल बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। आज हम देखेंगे टॉपिक एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये पूरे लेक्चर में आप एंगल ऑफ कांटेक्ट देखेंगे, शेप ऑफ मेनिस्कस देखेंगे, शेप कैसा रहता है मेनिस्कस का वो देखेंगे, तो और लिक्विड कैसा है और तब शेप कैसा रहता है मेनिस्कस का, ये सब आप ये टॉपिक में ये लेक्चर में आप देखने वाले हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले देख रहे हैं आप, फर्स्ट टॉपिक ही है अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट का। तो पहले डायरेक्टली डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है, पर डेफिनेशन न करते हुए थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, फिर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, यानी आपकी डेफिनेशन इजी हो जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो सरफेस है, ये डायग्राम में जो वेसल है, इनसाइड द वेसल देर इज़ अ लिक्विड है अंदर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम निकालती हूँ कि दिस इज़ द वेसल। ठीक है, और अगर एक आधे वेसल में आपने लिक्विड को फिल किया तो लिक्विड टेक्स द वेरियस शेप। तो अगर ये शेप ऑब्जर्व करना है तो वी कंसिडर द ट्रांसपेरेंट वेसल। आपको ट्रांसपेरेंट वेसल को ही कंसिडर करना पड़ेगा। और आपको दिखाई देता है, पहले ये यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे आपको शेप कैसा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा शेप दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज द कॉन्केव शेप। तो ये जो शेप है लिक्विड, व्हेन लिक्विड इज inside the solid, then it takes a form, it is known as, ये जो शेप है इसको आप शेप फॉर्म ना बोलते हुए that is known as meniscus, उसको क्या बोलेंगे, meniscus। ठीक है, when liquid is in contact with solid surface, then जो वो एक शेप लेता है उसको क्या बोलेंगे, it is known as meniscus। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या है, लिक्विड है। अब ये दिस इज़ द पॉइंट कांटेक्ट, ये सॉलिड है, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, दिस इज़ नोन एज फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये जो है, ये दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपको क्या ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब अपना सरफेस ऐसा है तो टेंजेंट कैसा आएगा, ये ऐसा टेंजेंट उसको लग के आएगा। ठीक है, तो सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ किया है आपने, ये दिस इज़ द टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड, इसके बीच का। तो ये जो एंगल है, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल अब मेजर कैसे करना है, ऊपर से नीचे से नहीं, जहाँ से लिक्विड है वहाँ से मेजर करना है। तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और किससे डिनोट करते हैं ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। समझ में आया? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे मेजर करते हैं, जहाँ से ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको साइड में डायग्राम निकाल के बताती हूँ कि ये डायग्राम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, हियर वी कंसिडर, ये जो लाइन है, सपोज दिस इज़ अ सॉलिड एंड दिस इज़ अ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये आपके फ्री सरफेस है, दिस इज़ फ्री सरफेस। ठीक है, अब ये है कांटेक्ट पॉइंट, आपका कांटेक्ट पॉइंट है, इससे टेंजेंट ड्रॉ करनी है ये सरफेस को, तो ये टेंजेंट ऐसी ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड, ये सरफेस ऑफ द सॉलिड है, तो ये जो एंगल है, दिस इज़ नोन एज थीटा। ये एंगल है थीटा, टेंजेंट और सरफेस ऑफ द सॉलिड के बीच का ये टेंजेंट है आपकी, टेंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये जो है, ये और इसके बीच का जो एंगल है, तो इट इज़ नोन एज थीटा। और कहाँ से मेजर करना है, यहाँ पे आपका लिक्विड है तो यहाँ से मेजर करना है, ऊपर का वगैरह कौन सा भी एंगल नहीं, ये जो जहाँ से लिक्विड है वो एंगल, वहाँ से वो एंगल आपको मेजर करना है। दिस इज़ नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया? फिर चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन, किसके बीच में है, लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। आप भी मेरे साथ पढ़िएगा, आपकी लर्न हो जाएगी। द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज,
किसके बीच का है? एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर विद इन द लिक्विड। कहाँ से? विद इन द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड से ही आपको मेजर करनी है। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉ टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेजर विद इन द लिक्विड। ठीक है, यानी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके बीच का एंगल है? लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच का। ठीक है, और कैसा ड्रॉ कर, क्या टेंजेंट कैसे ड्रॉ करनी है उसके लिए? तो इट इज़ ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जहाँ पे फ्री सरफेस है एंड जहाँ पे सॉलिड है वहाँ से आपको ये टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो टेंजेंट और जो एंगल है वो किसके बीच का है? टेंजेंट और सॉलिड के बीच का एंगल है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल जो है इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर फाइंड करना है तो पहले तो आपको एक ऐसा पॉइंट सर्च करना पड़ेगा बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस और लिक्विड के बीच का ये हमने पॉइंट सर्च कर लिया। उसके अलोंग आपको क्या ड्रॉ करनी है? टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सेकंड आपकी स्टेप रहेंगी टेंजेंट ड्रॉ किया है। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में टेंजेंट और सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस है आपका, और टेंजेंट इसके बीच का जो एंगल है वो आपको सर्च करना है। अब ये टेंजेंट यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, तो ये रहेगा का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? नहीं रहेगा, क्योंकि आगे की कंडीशन ऐसी भी है कि विच इज़ मेजर्ड विद इन द लिक्विड, जहाँ पे लिक्विड है वहाँ से आपको मेजर करना है। यानी यहाँ पे लिक्विड है, यानी दिस इज़ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये समझ में आया होगा आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, तो डिपेंड अपॉन दिस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिस मेनिस्कस यानी फॉर्म्स, जो शेप आपको वेसल में डालने के बाद में लिक्विड का दिखता है, दैट फॉर्म इज नोन एज मेनिस्कस। तो डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेनिस्कस हैज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। तो कौन से शेप रहेंगे? कॉन्वेक्स शेप और कॉन्केव शेप। कॉन्वेक्स शेप कैसा रहता है? उल्टा यू, जैसे ये जो शेप है दिस इज़ नोन एज कॉन्वेक्स शेप, और ये जो सीधा यू जो है इट इज़ नोन एज कॉन्केव शेप। ठीक है, तो जो डायग्राम आपको दिखाई दे रही है वो डायग्राम में ये जो शेप है आपको दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम में जो शेप है इट इज़ नोन एज कॉन्केव शेप। मेनिस्कस का शेप कैसा दिखाई दे रहा है? कॉन्केव शेप दिखाई दे रहा है। तो ये जो शेप है, आप ये डायग्राम कंसिडर करो, ये शेप कैसा दिखाई दे रहा है? इट इज़ कॉन्केव शेप। ठीक है, तो यानी आपको समझ में आया होगा कि इफ़ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सॉलिड इट इज़, इफ़ दैट एंगल इज़ लेस देन, ये एंगल आपको छोटा सा एंगल दिखाई दे रहा है, लेस देन 90 डिग्री, देन द मेनिस्कस का जो शेप है वो कैसा रहता है? इट इज़ ये कॉन्केव रहता है। यानी इफ़ दिस थीटा ऊपर देखिएगा। अब अगर आपने ये जो थीटा है यहाँ पे मैं सेपरेटली निकालती हूँ आपके लिए कि ये आपका वेसल है एंड दिस इज़ द कॉन्केव शेप, और ये आपने ड्रॉ की है टेंजेंट, ये है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। ठीक है, तो अगर ये थीटा इफ़ इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री यानी कौन सा एंगल है? इट इज़ नोन एज एक्यूट एंगल। इफ़ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ एक्यूट एंगल देन लिक्विड का शेप कैसा है? शेप ऑफ मेनिस्कस। शेप ऑफ मेनिस्कस आपको कैसा दिखाई दे रहा है? इट इज़ कॉन्केव दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब वैसे ही इफ़ ये है वेसल अगेन, और शेप ये जो मेनिस्कस है, सपोज दिस इज़ द शेप ऑफ द मेनिस्कस, ये कैसा उल्टा यू के जैसा है, तो दिस इज़ नोन एज कॉन्वेक्स शेप ऑफ द मेनिस्कस है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगी? तो यहाँ से ये ऐसा शेप है, तो टेंजेंट ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये पहले आपको फर्स्ट स्टेप फाइंड करनी है कि दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। और टेंजेंट ड्रॉ कैसे करनी है? दिस इज द सर्कल को टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं?
ये सर्कल है, टेंजेंट कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सेम वैसे ही कंसिडर करना है आपको। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो अब एंगल कहाँ का है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉ एंड फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, यानी ये टेंजेंट ड्रॉ है किया और सरफेस ऑफ द सॉलिड, सॉरी फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो ये टेंजेंट है वहाँ से आपने एंगल ड्रॉ करना है टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड, या ये सरफेस ऑफ द सॉलिड है। तो ये जो एंगल है ये है एंगल थीटा। अब कैसे दिखाई दे रहा है ये एंगल, देखो मैं यहाँ पे ऐसा निकालती हूँ, ये सॉलिड सरफेस है, ये फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है, और अपना जो एंगल है वो ऐसा है। तो दिस एंगल, अब ये थीटा है, तो ये जो एंगल थीटा है इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज़ दिस एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्टूस एंगल है। तो शेप ऑफ द मेनिस्कस कैसे दिखाई दे रहा है आपको, शेप ऑफ मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स। कैसा शेप दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स शेप, यानी ये याद रखना है यहाँ पे, इफ़ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट देन शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉन्केव, एंड इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूस देन शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यही लास्ट इसमें हमने देखा है कि अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये थर्ड पॉइंट देखिएगा, व्हेन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट द लिक्विड फॉर्म्स अ कॉन्केव मेनिस्कस। ठीक है, तो यह इसका ये स्लाइड का आपके पास चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं सब इरेज कर देती हूँ। तो ये यहाँ का आपका स्क्रीनशॉट ले लो, यही अपनी नोट्स भी है, आपको साथ साथ नोट्स भी मिल रही, और आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट में 4 नंबर का पॉइंट क्या है, वही है जैसे हमने अभी देखा है कि इफ़ द लिक्विड, ये कौन सा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स सरफेस और कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, अब जैसे ये है टेंजेंट टी छोटा, ये जो दिखाई दे रहा है लाइन, ये है टेंजेंट, और एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सॉलिड, ये क्या होगा आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी 4 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, व्हेन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑब्ट्यूस इट फॉर्म्स अ कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अभी हमने वो देखा है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉलिड के अंदर हमने सॉलिड कंटेनर में अगर लिक्विड फिल किया है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिक्विड। कौन से एक मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड कंसिडर करते हैं। मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है कॉन्टैक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस, तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था देयर आर 2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फर्स्ट वन इज नोन एज कोहेसिव फोर्स and second one is known as adhesive force. Cohesive force यानी द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। 2 मॉलिक्यूल अगर सेम सब्सटेंस के हैं तो उनके जो फोर्स रहता है इट इज़ नोन एज कोहेसिव फोर्स, और जो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है तो अगर द मॉलिक्यूल्स, द फोर्स बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल इज नोन एज एडेसिव फोर्स। ये देखा था हमने। तो अब ये जो शेप ऑफ द मेनिस्कस है ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड ही है, बट जो उनके ऊपर जो कोहेसिव फोर्स है और एडेसिव फोर्स है तो उसके ऊपर भी ये मेनिस्कस का शेप डिपेंड है। जैसे मेनिस्कस का शेप कौन से है, फर्स्ट वन है कॉनकेव, जैसे ऐसा दिखाई दे रहा है, और सेकंड वन इज नोन एज कॉन्वेक्स, उल्टा यू। ठीक है, तो ये डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे है ही, पर इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स यानी सेम सब्सटेंस का, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स का रहेगा, सेम सब्सटेंस यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, और डिफरेंट सब्सटेंसेस मीन्स कौन सा, तो लिक्विड एंड एक मॉलिक्यूल लिक्विड का रहेगा, एक मॉलिक्यूल सॉलिड का रहेगा। ठीक है, तो यही 5th नंबर का पॉइंट है। द शेप ऑफ द मेनिस्की, मेनिस्की इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मेनिस्कस। यहाँ पे 2 मेनिस्कस हमने कंसिडर कर रहे हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स, सो प्लूरल फॉर्म इज मेनिस्की, इज ड्यू टू द नेट इफेक्ट ऑफ कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द, कोहेसिव फोर्स किसके बीच में है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, सेम वाले यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स, और एडेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल। ये याद रखना है आपको कि जो शेप ऑफ द मेनिस्कस किसके ऊपर डिपेंड है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे तो है ही, और अगेन द नेट
इफेक्ट ऑफ कोहेजिव फोर्सेस, कोहेजिव यानी सेम सब्सटेंस के यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स लेना है, एंड एडेजिव फोर्सेस मीन्स लिक्विड एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो आपके नोट्स के लिए। ओके, ये इरेज कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। अब शेप ऑफ द मेनिस्कस कैसा, अब इसको डिटेल में लेंगे। जैसे कॉनकेव मेनिस्कस आपने देखा, कॉनकेव यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा रहता है, एक्यूट रहता है। कॉनकेव के लिए एंगल ऑफ बस ये ऐसा आप शॉर्ट नोट आप ऐसे निकालते जाओ, कॉनकेव है तो एंगल ऑफ थीटा ये जो है ये कैसा रहेगा, एक्यूट रहेगा। और कॉन्वेक्स अगर है तो थीटा कैसा रहेगा, इट इज़ ऑब्ट्यूस रहेगा। ठीक है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखना है आपको। तो अब कॉनकेव मेनिस्कस और कैसा शेप कैसा आता है, क्यों आता है, ये डिटेल में इसको आपको देखना है। तो इसलिए अपना हेडिंग ही है शेप ऑफ द मेनिस्कस। कौन से है शेप, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ए में देखना है कॉनकेव मेनिस्कस। तो कॉनकेव मेनिस्कस के लिए एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है, एक्यूट है, इसलिए ये ब्रैकेट में लिखा है एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या कंसिडर करना है कि एक बॉटल है और उसमें आपने केरोसिन भरा है। ये जो है सपोज इट इज़ केरोसिन, लिक्विड कौन सा भरना है अभी, केरोसिन, तो ही ये आपको दिखाई देगा। केरोसिन अगर आपने एक ग्लास बॉटल में आपने अगर फिल किया है तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वो कैसा रहेगा, तो यहाँ पे आपको जो मेनिस्कस दिखाई देगा वो कैसा रहेगा, कॉनकेव दिखाई देगा। और ठीक है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा रहेगा, तो दिस इज़ द ड्रॉ करते आना चाहिए, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड एंड फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड हियर वी ड्रॉ द टेंजेंट। ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे है, ये थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। यही आप डायग्राम की तरफ देखिएगा कि ये सब अपना हुआ है कॉनकेव सरफेस पे। ये आपने टी जो दिखाई दे रहा है, दिस टी इज नोन एज द टेंजेंट ड्रॉ। और थीटा कहाँ पे है, दिस सॉलिड सरफेस एंड टेंजेंट, ये है अपना थीटा। ठीक है, तो ये टेंजेंट समझ में आया कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी अपना हुआ है दिस इज़ टेंजेंट एंड दिस इज़ एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये हो गया टी। ठीक है, तो अब ए के ऊपर कौन से ए जो है उसके ऊपर हमने अभी बोला कि इट एक्सपीरियंसेस कोहेजिव एंड एडेजिव फोर्स। ये ए मॉलिक्यूल पे कोहेजिव और एडेजिव फोर्स रहता है। तो अब कोहेजिव फोर्स कहाँ पे है, कोहेजिव फोर्स यानी सेम सब्सटेंस पे फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स, दो लिक्विड मॉलिक्यूल है, यानी ये जो फोर्स दिखाई दे रहा है एसी जो है, ये जो एसी आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका कोहेजिव फोर्स, क्योंकि ये दो लिक्विड मॉलिक्यूल पे है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ये जो फोर्स है इट इज़ नोन एज कोहेजिव फोर्स। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये लिक्विड मॉलिक्यूल और ये जो सॉलिड है, यहाँ पे सॉलिड का पार्ट है, तो ये जो AP है दिस फोर्स इज़ नोन एज एडेजिव फोर्स, एडेजिव फोर्स। ठीक है, तो AP जो है इट इज़ नोन एज, ये जो AP है, AP जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, इट इज़ एडेजिव फोर्स, और जो AC दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका कोहेजिव फोर्स। ठीक है, तो ये इसको मैं अच्छे से यहाँ पे निकाल के आपको बताती हूँ कि क्या है। तो जैसे ये सॉलिड है आपका, ये आपका जो है लिक्विड है यहाँ पे। ठीक है, पहले तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर्म कर लिया उसका, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये है ए अपना मॉलिक्यूल और यहाँ पे टेंजेंट, और ये है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, यहाँ तक हो गया। तो अब ये सॉलिड और ये पॉइंट, अब यहाँ पे कौन सा फोर्स रहेगा, तो ये साइड में है आपका सॉलिड, तो सॉलिड और ये है लिक्विड अंदर। ठीक है, तो ये जो फोर्स रहेगा दिस फोर्स इट इज़ डिनोटेड बाय P, AP। ये फोर्स कैसा रहेगा, इट इज़ नोन एज एडेजिव फोर्स, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड और लिक्विड दो डिफरेंट है, तो दोनों में कौन सा फोर्स रहेगा, एडेजिव फोर्स। और अगर ये फोर्स आपको निकालना है कि फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, तो कौन सा है, यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कंसिडर किया, उसको नाम दिया है AC। तो ये जो AC है, ये जो फोर्स है दिस इज़ नोन एज कोहेजिव फोर्स, कोहेजिव फोर्स। और उनका रिजल्टेंट निकालना है, उनका रिजल्टेंट कैसा है, उनका रिजल्टेंट दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, यानी एक वेक्टर आपको मिला है
P और दूसरा वेक्टर आपको मिला है, देखो ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। दूसरा वेक्टर है आपको AC, तो उनका जो रिजल्टेंट वो कैसा रहेगा, ये है उसका रिजल्टेंट, और इट इज़ डिनोटेड बाय AR। AR क्या है, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। और वो AR कहाँ पे जा रहा है, ये AR इनसाइड, ये यहाँ पे तो पूरा ये साइड पूरा सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड है, तो ये जो AR है ये इट इज़ इनसाइड द सॉलिड, ठीक है। ये इनसाइड द सॉलिड होने की वजह से क्या होगा, ये जो A पॉइंट है ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, AC जो है इट इज़ लाइज इनसाइड द सॉलिड दिखाई दे रहा है। AR जो है रिजल्टेंट दोनों वेक्टर का, वो कहाँ पे है, इट इज़ इनसाइड द सॉलिड। देयरफॉर दिस लिक्विड मॉलिक्यूल, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, क्रिप्स अपवर्ड ऑन द सॉलिड सरफेस। तो ये क्या होगा, ऐसा थोड़ा सा सॉलिड सरफेस की तरफ जाएगा। आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर दो वेक्टर है, अगर इसका जो वेक्टर बड़ा रहता है उसके पास में ही रिजल्टेंट उसका लाई रहता है, रिजल्टेंट ड्रॉ रहता है और रिजल्टेंट रहता है। सपोज अगर ये AP और ये है C, दो वेक्टर्स है AP और AC, जो उनका ये रिजल्टेंट है, अगर AP is greater than vector AP is greater than vector AC, then their resultant is near the big vector। जो बड़ा वेक्टर है उसके पास में वो रिजल्टेंट रहेगा। और अगर AC बड़ा रहता है, ये AC बड़ा रहता है, तो जो रिजल्टेंट रहेगा तो वो बड़े वेक्टर के पास रहता है। तो वैसे ही अब सॉलिड में एडेसिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो जो रिजल्टेंट है वो क्यों सॉलिड में जा रहा है, बिकॉज द सॉलिड, ये जो एडेसिव फोर्स है वो सबसे ग्रेटर है, यानी AP इज़ ग्रेटर देन AC, सो AR लाइज इनसाइड द सॉलिड। AR कहाँ पे लाई हो रहा है, इनसाइड द सॉलिड। तो इसलिए ये A पॉइंट जो है, यानी सब लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दे क्रिप्स अपवर्ड, थोड़ा सा ऊपर सरक जाएंगे, क्रिप्स अपवर्ड, एंड इसीलिए आपको ये शेप ऑफ द लिक्विड कैसे दिखाई देगा, इट इज़ कॉनकेव। समझ में आया कैसे, तो कुछ ये लिक्विड मॉलिक्यूल ऐसे थोड़े ऊपर उठेंगे, क्रिप्स यानी सरकते हैं, क्रिप्स upwards, so we observe the shape of the meniscus concave। इसलिए आपको shape of the meniscus कैसे दिखाई दे रहा है, concave। in this case this liquid partly wets the solid surface। अगर आपने ये केरोसिन ऑयल बॉटल में भरकर आप देखोगे कि वो बॉटल पूरी गीली होती नहीं है, तो ये केस में आप देखोगे कि लिक्विड जो है वो पार्शली क्या होगा, वेट करेगा सॉलिड को, ठीक है। ये ऐसी केस है कि जहाँ पे लिक्विड पार्शली वेट करता है सॉलिड को। तो ये पूरी समझ में आई कि थ्योरी। तो देखो यही सब डायग्राम में दिखाई देगा आपको। देखो वही दिया है, AP कैसा फोर्स है, कोहेजिव फोर्स है, AC कैसा फोर्स है, एडेजिव, सॉरी AP कैसा फोर्स है, एडेजिव फोर्स है, AC कैसा फोर्स है, कोहेजिव फोर्स है। उनका रिजल्टेंट कहाँ पे है, तो उनका रिजल्टेंट इनसाइड द सॉलिड है, ठीक है। क्योंकि क्या है, जो यहाँ पे जो AP है, ये 6 नंबर का पॉइंट देखिएगा, द एडेजिव फोर्स AP, इसको वेक्टर लगाना है ऊपर, AP इज़ ग्रेटर देन द कोहेजिव फोर्स, यानी यहाँ पे वेक्टर AP इज़ ग्रेटर देन वेक्टर AC, और जो वेक्टर ग्रेटर रहता है उसके पास ही उसका रिजल्टेंट जाता है। तो ग्रेटर AP होने के वजह से रिजल्टेंट AR जो है वो कहाँ पे रहेगा, इनसाइड द सॉलिड, AP के पास रहेगा, ठीक है। इनसाइड द सॉलिड रहने की वजह से अब आगे का ये सब यहाँ पे जितनी मैंने बड़बड़ की है वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो अब इनसाइड द सॉलिड होने की वजह से क्या होगा, द टेंजेंट 88 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे। देखो इन इक्विलिब्रियम स्टेट में द टेंजेंट 80 टू द लिक्विड सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फोर्स AR। देखो यहाँ पे फिर से डायग्राम की तरफ जाएंगे, जो टेंजेंट 80 है, टेंजेंट आपको दिखाई दे रही है 80, इट इज़ ये जो है परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट AR, यानी ये कैसी रहेगी, टेंजेंट 80 इट इज़ परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट AR। दिस इज टेंजेंट 80 एंड इट इज़ ये रिजल्टेंट है अपना, इट इज़ परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट AR। समझ में आया ये, इट इज़ परपेंडिकुलर टू रिजल्टेंट AR कैसा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे लिखा है। सो जो ऑल द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये आपको यहाँ पे बताती हूँ, तो ये हो गया आपका कॉनकेव सरफेस, ये है आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा,
तो जो टेंजेंट है ए टी और यह है अपना ए पी, यानी ये है एडेसिव फोर्स और ये है आपका कोहेसिव फोर्स ए सी। तो जो ये ए पी इज़ ग्रेटर दैन, ये जो वेक्टर ए पी इट इज़ ग्रेटर दैन ए सी, सो देयर रिजल्टेंट लाई नियर द, रिजल्टेंट ए आर है, ये सॉलिड सरफेस है आपका, ठीक है, सॉलिड पे लाई करेगा। और जो ए टी है इट इज़ परपेंडिकुलर, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये ए आर रिजल्टेंट और ये ए टी, ठीक है, ये दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सब ए मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये क्रिप्स अपवर्ड, अपवर्ड क्रिप करेंगे, यानी सरकेंगे अपवर्ड की तरफ, इसलिए दिस मेक्स द मेनिस्कस कॉनकेव, देयरफॉर सच लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड सरफेस। इन दिस केस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिक्विड क्या करता है, पार्शियली वेट्स द सॉलिड सरफेस। समझ में आया? थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए, पहले इसमें कठिन जाएगा, दूसरा इसमें आपको ईजी हो जाएगा सब, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको सब इरेज कर देती हूँ, यही नोट्स है अपनी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सब इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। देखो, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस हमने देखा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा चाहिए, ऑब्ट्यूस चाहिए। तो अगेन ये डायग्राम की तरफ देखो, तो यहाँ पे मैं अपनी डायग्राम निकालती हूँ कि ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस यानी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो कैसा रहेगा, टेंजेंट, ये दिस इज़ टेंजेंट टी, तो ये है ए टी, अपना मॉलिक्यूल ए टी है। तो फोर्सेस कैसे एक्ट रहेंगे, अब ये जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है वो स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जहाँ पे वो सब एक्ट हो रहा है, ठीक है, इमेजिनरी स्पीयर। तो अब ये सॉलिड है, ओके, तो ये ए पी अगेन ये क्या है, एडहेसिव फोर्स, सॉलिड और लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच का, और दिस इज़ नोन एज, दो लिक्विड मॉलिक्यूल, दिस इज़ नोन एज कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और उनका रिजल्टेंट कैसे रहेगा, तो इन दिस केस यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल ग्रेटर होने की वजह से उनमें जो कोहेसिव फोर्स है इट इज़ ग्रेटर, तो इन दिस केस ए पी जो है वो स्मॉल रहेगा, वेक्टर ए पी इज स्मॉलर देन वेक्टर ए सी, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट टी सॉलिड और इसका ये ऑब्ट्यूस आपको दिखाई दे रहा है, तो ए पी इज़ लेस देन ए सी, और हमने बोला कि अगर जो वेक्टर बड़ा रहता है उसके पास ही रिजल्टेंट रहता है, तो यहाँ पे अब आपका रिजल्टेंट कैसा रहेगा, द रिजल्टेंट लाई नियर द ग्रेटर वेक्टर, तो ग्रेटर वेक्टर कौन है, ए सी है, तो रिजल्टेंट कैसा रहेगा, यहाँ उसके पास रहेगा। तो इसलिए ए आर जो आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम की तरफ देखोगे, ए आर कैसा दिखाई दे रहा है, अगेन इट इज़ लाई नियर द ए सी, ए सी के पास में आपको दिखाई दे रहा है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है इट लाइज इनसाइड द लिक्विड। इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे है, रिजल्टेंट यानी फोर्स बिटवीन कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट जो है इट लाइज इनसाइड द लिक्विड। क्यों इनसाइड द लिक्विड, क्योंकि यहाँ पे अब बड़ा कौन है, ए सी बड़ा है, जो बड़ा उसके पास रिजल्टेंट रहेगा, तो ए सी इज़ ग्रेटर देन ए पी, सो हियर ए आर लाइज इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। तो अगेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन ए टी जो है आपका, ए टी कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा है, दिस इज़ ए और दिस इज़ टी, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट ए आर, रिजल्टेंट ए आर, आपका रिजल्टेंट ए आर ऐसा है, तो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट ए आर, वही दिया है। देखो ए पी इज़ द रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स, अभी हमने देखा ए पी क्या है, रिजल्टेंट एडेसिव फोर्स, ए सी इज़ द कोहेसिव फोर्स, ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ ए पी, जो ए पी कैसा है, इट इज़ स्मॉलर दैन द कोहेसिव फोर्स ए सी, देयरफॉर अब जो स्मॉलर है, जो ग्रेटर है उसके पास रिजल्टेंट रहेगा, सो देयर रिजल्टेंट फोर्स, कौन सा रिजल्टेंट फोर्स है, ए आर लाइज इनसाइड द लिक्विड, कहाँ पे लाई करेगा, इनसाइड द लिक्विड। सो इन इक्विलिब्रियम स्टेट दिस टेंजेंट ए टी इट इज़ परपेंडिकुलर, यहाँ पे हमने देखा है टेंजेंट ए टी इज़ परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट ए आर, ठीक है। देयरफॉर लिक्विड मॉलिक्यूल्स अब क्या हो गए, ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ये क्रिप्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे अब फोर्स नीचे ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये क्रिप करेंगे टू द डाउनवर्ड ऑन द सॉलिड सरफेस। दिस इसके वजह से जो शेप है मेनिस्कस का वो क्या होगा, कॉन्वेक्स रहेगा।
और इन दिस केस ये लिक्विड जो है वो सॉलिड को वेट नहीं करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो लिक्विड कंसिडर करना है मर्क्यूरी है और ये कंसिडर किया है इन ए ग्लास बॉटल। तो इन दिस केस द लिक्विड डज नॉट वेट दैट सॉलिड सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस में कॉन्वेक्स मेनिस्कस है और लिक्विड जो है वो सॉलिड को वेट नहीं करेगा। तो ये केस किसके लिए है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है मैंने, मर्क्यूरी इन ए ग्लास बॉटल। मर्क्यूरी के अंदर आपने हाथ भी डाला और बाहर निकाला तो आपका हाथ वेट नहीं होता है, ठीक है, गीला नहीं होता है। या कोई भी ऑब्जेक्ट आपने मर्क्यूरी में डिप किया तो वो ऑब्जेक्ट वेट होता नहीं है। तो इसलिए दिस इज़ द केस फॉर सच अ लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस। ओके, समझ में आया होगा ये आपको। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और आगे की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट जैसे हमने देखा कि एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो इफ़ एंगल ऑफ कांटेक्ट दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो क्या आएगा, क्या होगा। तो यहाँ पे देखो आप कैसा सरफेस ऑफ द लिक्विड कैसा रहेगा वो देखना है कि अगर इफ़ वी कंसिडर द वाटर, अब ये वाटर कैसा है इनसाइड द vessel, then if we here we consider the water which is very very प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कंसिडर किया आपने, और अगर उसको एक वेसल में ग्लास में लिया है, आपको क्लीन ग्लास में लेना है उसको, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट उसका कैसा रहेगा कि तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट उसका 0 रहेगा, क्योंकि उसकी जो टेंजेंट है वो ऐसी आपको ड्रॉ करनी है, क्योंकि वो ऐसा चिपक के आपको दिखेगा। इफ़ वी कंसिडर प्योर वाटर आपने ग्लास में अगर आप लेते हो तो जो उसकी जो कांटेक्ट पॉइंट है वो आपको ऐसा दिखाई देगा, और उसका जो फ्री सरफेस है ये ऐसा फ्री सरफेस आपको दिखाई देगा। मेनिस्कस कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड वी ड्रॉ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये है आपकी टेंजेंट, ये है आपकी टेंजेंट और ये है आपका ए पॉइंट, ठीक है। तो ये टेंजेंट ऐसी रहेगी। अब ये टेंजेंट ऐसी रहेगी तो उसके ऊपर कोई कोहेसिव फोर्स तो रहेगा नहीं, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल कोई भी फोर्स अफेक्ट नहीं करेंगे, और जो रहेगा तो वो रहेगा ओनली एडेसिव फोर्स, यानी सॉलिड की तरफ से ही उसके ऊपर फोर्स रहेगा। यहाँ पे आपको सॉलिड दिखाई दे रहा है तो सॉलिड की तरफ से उसके ऊपर फोर्स दिखाई देगा, तो इसीलिए यहाँ पे रिजल्टेंट रहेगा ही नहीं, और रहेगा तो कहाँ पे रहेगा, एपी के अलोंग ही रिजल्टेंट उसका आएगा, क्योंकि एक ही वेक्टर प्रेजेंट है वो है एपी। रिजल्टेंट कौन है फिर, एपी है। तो यहाँ पे एपी इज एआर, यानी रिजल्टेंट ही एपी है। तो इसीलिए फॉर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 0 है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे आपने अगर कंसिडर किया तो जो टेंजेंट 80 है ये कैसी रहेगी, अलोंग द वॉल विद इन द लिक्विड एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा रहेगा, 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द सॉलिड। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो 0 है, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे दिखाई देता है। फर्स्ट नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे, फिगर शोज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ लिक्विड कौन सा लिया है, प्योर वाटर विच कम्प्लीटली वेट्स अ सॉलिड। अब प्योर वाटर ये कौन सी केस है कि कम्प्लीटली वेट करता है सॉलिड को, ये केस देख रहे हैं। पार्शली देखा हमने और ये डज नॉट भी देखा। अब ये केस ऐसे है, कम्प्लीटली वेट्स द सॉलिड केस, ठीक है। प्योर वाटर इनसाइड द वेस्ट ग्लास लेना है। इन दिस केस एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, ठीक है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, लेस रहेंगे, क्योंकि ये कांटेक्ट ही नहीं है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। तो अपना AC भी कैसे रहेगा, AC यानी कोहेसिव फोर्स, तो वेक्टर AC इट इज इक्वल टू 0, कोहेसिव फोर्स इज निग्लिजिबल, दैट इज वेक्टर AC है ही नहीं, एक वेक्टर AC 0 है। हेंस नेट एडेसिव फोर्स इटसेल्फ इज द रिजल्टेंट फोर्स। तो एडेसिव फोर्स कहाँ पे है, दिस इज एडेसिव फोर्स, तो एडेसिव फोर्स ही रिजल्टेंट रहेगा, दैट इज AR। तो AP इज इक्वल टू AR, देयरफॉर द टेंजेंट 80 इज अलोंग द वॉल विद इन द लिक्विड एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यही टेंजेंट 80 ये अलोंग द वॉल है और विद इन द लिक्विड है,
ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा फिर, लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, ये कंडीशन आती है। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा, ऑप्टिस एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट देखा। अब नेक्स्ट देखना है कि इफ़ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज़ 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री है तो क्या होगा, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये कौन से लिक्विड के लिए होगा, अगर पहले हमने देखा था एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर एक्यूट है, एक्यूट के लिए कंसिडर किया था केरोसिन, लिक्विड के कंसिडर किया था केरोसिन, थीटा इज इक्वल टू एक्यूट है, तो थीटा इज इक्वल टू ऑप्ट्यूस है तो हमने कंसिडर करा था मर्क्यूरी, मर्क्यूरी विच डज नॉट वेट द सॉलिड। और अगर अब थर्ड में देखा था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो यहाँ पे वाटर कंसिडर किया था, प्योर वाटर विच कम्प्लीटली वेट्स द सॉलिड। अब देखना है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री विच डज नॉट पॉसिबल। तो हियर वी कंसिडर एन इमेजिनरी फ्लूइड, इमेजिनरी लिक्विड कंसिडर करना है आपको। ठीक है, ऐसा एक हाइपोथेटिकल लिक्विड, इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल लिक्विड कंसिडर करना है विच एग्जिस्ट ही नहीं रहता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ये केस। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा थीटा, ये याद रखना है, शॉर्ट नोट्स है ये अपना, थीटा इज इक्वल टू एक्यूट है। तो यहाँ पे हमने जो लिक्विड कंसिडर किया था केरोसिन कंसिडर किया था, और यहाँ पे ये सेपरेटली मैं ये शॉर्ट नोट आपको यहाँ पे लिखा के देती हूँ कि थीटा इज़ लेस देन 90 डिग्री, दैट इज़ एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, एक्यूट है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड है इट इज़ पार्शली वेट, लिक्विड पार्शली वेट्स द सॉलिड। ठीक है, अब थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री है, दैट इज़ इट इज़ ऑप्ट्यूस है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑप्ट्यूस है। तो यहाँ पे लिक्विड डज नॉट वेट्स द सॉलिड, लिक्विड डज नॉट वेट्स द सॉलिड। ठीक है, अब थर्ड में ये हो गया फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड में देखा था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है, 0 है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 है, तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड completely weights the solid, completely weights the solid। अब देखना है फोर्थ केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये केस पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों नहीं देखेंगे अभी। तो समझ में आया ये शॉर्ट नोट, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये याद रखने के लिए आपको काम में आएगा। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट अपना, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री एंड कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। तो देखो अब यहाँ पे कि हियर वी कंसिडर एन इमेजिनरी लिक्विड यानी हाइपोथेटिकल लिक्विड को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो कैसा है, इट इज़ 90 डिग्री कंसिडर करना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट ड्रॉ अगर आप करते हो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है इट इज़ 90 डिग्री, तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो इट इज़ 90 डिग्री कंसिडर करना है। इन दिस केस net cohesive force AC is exactly at 45 degree with either of the surfaces। अब यहाँ पे जो cohesive force है ये AC कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये AC है, तो ये कैसा रहेगा, इट इज़ नेट 90 डिग्री 45 डिग्री रहेगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का है, तो ये AC जो है, अब ये AP यहाँ तक एक्सटेंड है, तो ये जो AC है वो कैसा रहेगा, ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन दिस इज़ 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। तो नेट रिजल्टेंट AR ये कैसा रहेगा, इट इज़ एग्जैक्टली वर्टिकल, ये ऐसा वर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली वर्टिकल रहेगा। ठीक है, अब ये बुक में क्या किया है, ये डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ दिखाई दे रही है, वो वैल्यू मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो कि अगर ये अपना सॉलिड है, ये अपना A पार्ट है, यहाँ पे सॉलिड है, और यहाँ पे जो फोर्स है ये है P फोर्स है, और ये अपना रिजल्टेंट ऐसे वॉल के तरफ है R, और ये इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, ये P है ही है। ठीक है, और ये अपना कोहेसिव फोर्स है AC, AP इज़ एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव, और AC इज़ कोहेसिव, ये तो देखा हमने।
ठीक है। तो अब इसको अगर आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ टू वेक्टर्स अगर कंसिडर करते हो तो ये हमने क्या बना दिया है, पैरेललोग्राम बना दिया है। तो अपने पैरेललोग्राम के लिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ ए आर स्क्वायर, रिजल्टेंट क्या है, ए आर है, तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहता है, ये एक साइड है ए पी और एक साइड है उसकी ए सी, दो वेक्टर्स है ना ए पी और ए सी। तो क्या आएगा, ये पैरेललोग्राम का 11 का हुआ है आपका, तो आप इसको फिर से याद करो, ए पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए पी ए सी कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू तो 90 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0। तो वी गेट ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है, सिर्फ ए पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही दो मिलते हैं। तो इसलिए ए पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, अब ए पी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ऐसे आपको मिलता है ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है कौन सा, इन ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ए आर सी, ये जो नीचे का ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है इसको कंसिडर करेंगे। ये कितना है एंगल, हमने अभी देखा 45 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 है। तो ए आर सी कैसा रहेगा, ए आर तो इन ट्रायंगल ए आर सी में साइन 45 निकालते हैं, साइन 45 इज इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड इट इज़ आर सी अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी ए सी, ठीक है। तो अब आरसी की तरफ देखो, ये आरसी पैरेललोग्राम फॉर्म किया है, तो ये जो आरसी इट इज़ इक्वल टू एपी, आरसी किसके इक्वल रहेगा, आरसी इज इक्वल टू एपी रहेगा। तो इट इज़ एपी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आरसी इज इक्वल टू एपी, बिकॉज पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो एपी अपॉन एसी आएगा, ठीक है। तो ए पी अब साइन 45 कितना आता है, 1/√2 आता है, 1/√2 इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी। सो ए पी की वैल्यू क्या हो गई, ए पी इज इक्वल टू, देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू क्या मिलता है आपको, ए पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन √2, ठीक है। तो यही डायरेक्ट आपके बुक में दिया है, आपको अगर ये चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये पूरा ऐसा है लगे, तो मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ फिर से। देखो यहाँ पे ये डायग्राम में बनाती हूँ, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, फट से करते हैं अभी, ये आर पॉइंट है, ठीक है, ये ए सी है आपका और ये ए पी है। अब ये पैरेललोग्राम उसको फॉर्म करते हैं, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम तैयार, ठीक है। ये एंगल है 45 डिग्री, हमने देखा है, ओके। ये आपको लिख लेना है सब, ए आर ऐसा हो गया है, ठीक है। अब ये साइड पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉस, कॉस थीटा यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, इट इज़ इक्वल टू कॉस 90, इट इज़ इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। कॉस 90, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है, तो ये हो गया 0 डिग्री हो गया। और यहाँ पे साइड ए पी इज इक्वल टू वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर आर सी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, जो रिजल्टेंट है, कौन सा रिजल्टेंट है, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए पी ए सी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। कॉस 90 0 है, तो क्या आएगा अभी, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। वो साइड 0 हो गई। अब क्या करेंगे कि ये ओनली कंसिडर करना है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए आर सी, इसमें साइन 45 को कंसिडर करेंगे, साइन 45 निकालना है, तो क्या होगा, अपोजिट साइड है आर सी अपॉन हाइपोटेन्यूज आर सी अपॉन ए सी,
ओके, तो आर सी यानी क्या है, यहाँ पे लिखा है आर सी और ए पी सेम ही है क्योंकि पैरेललोग्राम है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इट इज़ इक्वल टू ए पी अपॉन ए सी। सो ए पी की वैल्यू क्या आई आपकी, वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी अपॉन √2। यहाँ पे लिखती हूँ वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी अपॉन √2, ये वैल्यू आई है। तो ये बुक में डायरेक्ट दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ए पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन √2 कैसे आया, ठीक है। तो यही दिया है कि ए आर इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स, फॉर दिस वी कैन राइट द कंडीशन फॉर एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर ए पी ये ग्रेटर है ए सी अपॉन √2 से, ए पी की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है। एक्यूट एंगल के लिए ए पी ग्रेटर आएगा ए सी अपॉन √2 से, और ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ए पी लेस आएगा ए सी अपॉन √2 से। ये वैल्यू कैसे आई हमने निकाली है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया अपना पॉइंट, समझ में आया। फिर अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप ऑन सरफेस सॉलिड सरफेस, ठीक है। क्या शेप रहता है वो देखेंगे कि अगर एक लिक्विड ड्रॉप अपने प्लेन सॉलिड सरफेस पे लिया, लिक्विड ड्रॉप कंसिडर करा, और वो है लिक्विड ड्रॉप अगर सॉलिड सरफेस पे आप अगर कंसिडर करते हो, ठीक है, तो क्या होगा कि दिस लिक्विड ड्रॉप विल स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। ये लिक्विड ड्रॉप को अगर आपने सॉलिड सरफेस पे डाला तो वो क्या होगा, वो स्प्रेड हो जाएगा सॉलिड सरफेस पे, ठीक है। तो क्या होगा, सॉलिड सरफेस पे स्प्रेड होने के बाद में क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देयर इज़ अ सरफेस टेंशन, उसके ऊपर कुछ सरफेस टेंशन रहेगा। तो सरफेस टेंशन कैसा रहेगा वो आगे देखेंगे। अब सरफेस कौन से कांटेक्ट में रहते हैं वो देखो, ये है लिक्विड, ऊपर का लिक्विड, ये है सॉलिड। तो दिस इज़ अ लिक्विड एंड ये जो है कांटेक्ट, ये कौन सा है, लिक्विड एंड सॉलिड का कांटेक्ट है, ठीक है। ये जो कांटेक्ट है सॉलिड और एयर का कांटेक्ट है, ये जो है सॉलिड और एयर का कांटेक्ट है। ये जो कांटेक्ट है ये है लिक्विड एंड एयर का कांटेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही हमको डिफाइन करना है कि सरफेस टेंशन 3 सरफेस पे रहता है। पहला है लिक्विड एंड एयर, लिक्विड और एयर, दूसरा है सॉलिड एंड एयर, तीसरा है लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन लेते हैं। अब पहले कंसिडर करेंगे पहला टेंशन लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। तो लिक्विड, ये लिक्विड है, ये सॉलिड सरफेस है, तो इसका टेंशन सपोज ये टेंशन रहेगा T1। अब दूसरा फोर्स कंसिडर करते हैं, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द एयर एंड सॉलिड। एयर एंड सॉलिड, तो एयर यहाँ पे एयर है और ये सॉलिड है, तो ये सॉलिड और एयर का यानी ये आएगा टेंशन T2। और थर्ड सरफेस फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन कंसिडर करते हैं एयर एंड लिक्विड, ये एयर एंड लिक्विड है, तो ये है T3, ठीक है। तो ऐसे ये कंसिडर करना है। ये T1, T2, T3 समझ में आया होगा। T1 इज़ द फोर्स ड्यू टू द सरफेस। अब ये लिक्विड ड्रॉप है और सॉलिड सरफेस है, तो T1 क्या है, इट इज़ द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस। T2 क्या है, इट इज़ द फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन फॉर एयर, यहाँ पे एयर है ना, एयर और ये है सॉलिड का। और T3 क्या है, ये लिक्विड और एयर का है इंटरफेस, फोर्स ड्यू टू द लिक्विड एंड एयर इंटरफेस। तो यहाँ से आपको लिक्विड ड्रॉप का शेप कैसा है सॉलिड सरफेस पे ये निकालना है। तो इसलिए ये सब है, यानी अपनी ये डायग्राम बन गई है। तो दिस T3 कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है, ये रिजॉल्व करेंगे इसको T3 साइन थीटा। ये आपके डायग्राम बुक में दिया नहीं है, डायरेक्टली आंसर निकाला है तो हम निकालेंगे। और दूसरा कंपोनेंट है T3 साइन थीटा, ठीक है, T3 कॉस थीटा, और उल्टा क्या, ये यहाँ पे T3 कॉस थीटा चाहिए था, T3 कॉस थीटा और T3 साइन थीटा में ये दोनों
मर्ज होंगे। तो यहाँ पे मैं सेकंड इसमें ये निकालती हूँ, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है, तो ये डायग्राम मैं फिर से यहाँ पे बनाती हूँ और वो डिराइव करेंगे इक्वेशन। तो ये ऐसा है, दिस इज़ ये सॉलिड सरफेस है आपका, ये लिक्विड मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल है आपका। तो ये जो फोर्स है ये है T3, फिर से उसको निकालती हूँ, ये है T2, ये है T1, और इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट है ये है T3 साइन थीटा, T3 को रिजॉल्व करना है, और ये है T3 कॉस थीटा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में फॉर, यहाँ पे लिखती हूँ फॉर इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ द ड्रॉप T3 को रिजॉल्व किया है। T3 कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। पहला कौन सा है, T3 साइन थीटा, और दूसरा है T3 कॉस थीटा। ठीक है, तो अब T3 ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है T3 कॉस थीटा, ये कैसा आता है, इट कैन बी बैलेंस बाय T2 और T1। कैसे आता है, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ देखेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है मस्ट ईच अदर, एक मेक को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो T2 है, डायग्राम की तरफ देखो, T2 कैसा बना हुआ है, T2 इज इक्वल टू, टोटल T2 खींच रहा है किसको, ये T2 है, ये T2 खींच रहा है, इसके अलॉन्ग कौन सा है, T3 कॉस थीटा और T1। तो यहाँ पे T2 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, T1 प्लस T3 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। ये आ गई आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, यही अपना एक्सप्रेशन चालू हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये इक्वेशन से आपको दो कंडीशंस मिलती है। देयर आर 2 केसेस फॉर दिस। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यही अपनी नोट से मेरे साथ ही लिखो आप। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट 2 केसेस, 4 केसेस मिलेंगे, 4 केसेस देंगे। कौन से 4 केसेस है, 4 केसेस, तो देखेंगे वो 4 केसेस कौन से हैं। तो फर्स्ट केस, अब अगर T2 जो है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन T1 है, इफ़ फर्स्ट केस में T2 इज़ ग्रेटर देन T1, अपना इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था आपका T2 इज़ इक्वल टू, या कॉस थीटा का इक्वेशन भी लिखती हूँ यहाँ पे साइड में, ये यहाँ पे लिख के रखती हूँ। कॉस थीटा का इक्वेशन मिला था आपको, कॉस थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3, ये इक्वेशन मिला था। और T2 का इक्वेशन मिला है T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3 कॉस थीटा, ये इक्वेशन मिला है। थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। T2 इज़ ग्रेटर दैन T1 अगर आप करते हो, ये T2 इज़ ग्रेटर दैन T1 अगर है तो क्या मिलता है आपको, एंड ये जो T1 माइनस T2 इज़ लेस दैन T3 अगर ऐसा है, T1 ये जो T1 माइनस T2 इट इज़ लेस दैन T3 अगर ये कंसिडर करते हैं, तो ये जो कॉस थीटा है, देखो T2 इज़ ग्रेटर दैन T1 है, तो कॉस थीटा के तरफ देखो आप, तो ये कॉस थीटा कैसा बन जाएगा, इट इज़ पॉजिटिव। कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अगर पॉजिटिव है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा मिलेगा, एक्यूट मिलेगा। ठीक है, तो ये समझ में आया ये डायग्राम में से कि अगर T2 ग्रेटर है तो कॉस थीटा पे वैल्यू जो है कॉस थीटा T2 माइनस T1, अगर T2 ग्रेटर है, ग्रेटर से छोटा माइनस किया तो जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी, और थीटा जो है वो क्या आएगा, एक्यूट आएगा। अब अगर ये सेकंड केस देखते हैं कि अब इफ़ T2 इज़ लेस दैन T1 अगर मिलता है तो एंड देयरफॉर T1 माइनस T2 इज़ लेस दैन T3 अगर है तो कॉस, अब T2 छोटा है T1 से तो कॉस थीटा आपको कैसा मिलता है, इट इज़ निगेटिव, और जो थीटा है इट इज़ क्या मिलता है, ऑब्ट्यूस मिलता है। ठीक है, थीटा क्या मिलेगा आपको, ऑब्ट्यूस मिलेगा।
ठीक है। तो यही डायग्राम ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिया है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है साइड में कि यही डायग्राम है कि यहाँ पे जो थीटा है वो आपको कैसा मिल रहा है, ऑब्ट्यूस मिल रहा है। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन में अगर T2 माइनस T1 ये इट इज़ इक्वल टू T3 मिल रहा है, T2 माइनस T1 की वैल्यू अगर T3 है तो कॉस थीटा क्या बन जाएगा आपका, क्या ये देखो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा ये जो है इट इज़ नियरली इक्वल टू कॉस थीटा 1 कब रहेगा, थीटा इज़ नियरली इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, ये थर्ड केस समझ में आई। अब फोर्थ केस में क्या होगा, इफ़ T2 माइनस T1 अगर इट इज़ ग्रेटर दैन T3 है तो और T2 इज़ ग्रेटर दैन T1 प्लस T3 ऐसा भी पकड़ो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो डाल के देखो ये इसमें कॉस थीटा के इक्वेशन में कि T2 माइनस T1 इज़ ग्रेटर दैन T3 है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है कॉस थीटा इट इज़ ग्रेटर दैन 1 रहेगा। तो ये कॉस थीटा 1 के ऊपर रहता ही नहीं है तो विच इज़ इम्पॉसिबल रहेगा। ठीक है। तो in this case the liquid spreads over the solid surface and drop will not be formed। ये चौथे कंडीशन में लिक्विड क्या होगा, लिक्विड जो है वो स्प्रेड्स होगा, लिक्विड स्प्रेड्स ओवर सॉलिड सरफेस एंड ड्रॉप जो है ड्रॉप तैयार नहीं होगा, ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म। समझ में आया फिर कैसा कैसा करना है। तो ये केसेस आप याद रखिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप आपके हैंडराइटिंग में इसको उतारो। ये हमने डायरेक्टली मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है पहले तो लिक्विड कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे देखा केरोसिन पार्शली वेट्स द सॉलिड, अगर मर्क्यूरी लेते हैं डू नॉट वेट द सॉलिड। थर्ड लेते हैं अगर प्योर वाटर तो वेट्स द सॉलिड। तो इसलिए ये किसके ऊपर डिपेंड है, पहला पॉइंट देखो द नेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड इन कांटेक्ट। ओके। सेकंड, अगर उसमें इम्प्यूरिटी है तो अगर लिक्विड में इम्प्यूरिटी है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा। तो यही है सेकंड पॉइंट, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड चेंज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर T अगर इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, थीटा डिक्रीज होता है। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पे एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड है। फर्स्ट नेचर ऑफ द लिक्विड, सेकंड इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड थर्ड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। ठीक है। तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर में सॉलिड लिक्विड सरफेस पे एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, देन आल्सो द थीटा इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो थीटा भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहता है। ये याद रखना है आपको, ये दिया है फॉर सॉलिड लिक्विड सरफेस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, गिवन टेम्परेचर पे एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो समझ में आया एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड है, नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। सेकंड इम्प्यूरिटी पे डिपेंड है, अगर इम्प्यूरिटी है प्रेजेंट है तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड पे है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो इट्स जो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो दिस इज़ द पूरा टॉपिक ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट का टॉपिक एंड होता है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक देखने वाले हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ तक आज एंगल ऑफ कांटेक्ट का थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा। आप इसको रीड करो, इसको राइट करो, आपको बहुत इजी जाएगा। थोड़ा सा फास्ट भी हो गया है बीच में, तो आप जो मैंने डेरिवेशन राइट करके दिया था वो आप आपके हैंड राइटिंग में राइट करो। आपके साथ मैंने सॉल्व इसलिए किया कि आपको वो समझ में आता है। ठीक है, तो आज के दिन इतना ही करते हैं। अगले वीडियो के अगले लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।